नमस्कार, मैं पवन त्रिपाठी टीवीवी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। कल ही हमने आपको एक घटना से अवगत कराया था, जानकारी दी थी उस घटना के बारे में, जहां मुंबई के मलाड की रहने वाली श्रद्धा को उसी के प्रेमी आफताब ने गला दबाकर पहले तो उसकी हत्या कर दी, फिर अपना जुर्म छिपाने के लिए उसके शव के 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया। आज कुछ इसी घटना से मिलती जुलती एक वारदात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वही उत्तर प्रदेश की राजधानी जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुबग्गा थाना क्षेत्र में आने वाले बसंत कुंज योजना के सेक्टर एच में लव जिहाद से जुड़ी हुई एक और घटना सामने आई है। एक दर्दनाक हादसा जिसे कि अंजाम दिया गया निधि नाम की लड़की, जी हां, निधि नाम की लड़की को सूफियान नाम के एक लड़के ने जबरन धर्मांतरण न करने के विरोध में अपने ही घर में चौथी मंजिल पर ले जाकर वहां से उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। जी हां, चौंकिए मत, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में घटित हुई घटना है, जहां पर निधि नाम की लड़की के ऊपर सूफियान नाम का एक लड़का जबरन दबाव बना रहा था धर्मांतरण करने का, लव जिहाद के चलते। और यही बात जब लड़की ने अपने घर वालों को बताई, अपने घर वालों से इस घटना की शिकायत करी कि बार बार सूफियान नाम का लड़का उसे प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो लड़की के घर वाले यानी उसके माता पिता सूफियान के घर पहुंच गए उसकी शिकायत करने के लिए। और अपने घर पर लड़की और उसके घर वालों को देखकर सूफियान इस कदर बौखला गया कि लड़की को उनके सामने ही घसीटता हुआ अपने घर की चौथी मंजिल पर ले गया और जहां से बड़ी बेरहमी के साथ सूफियान ने निधि को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। आनंद फानन में निधि को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये एक ही मामला नहीं है जो इस तरह का आज मैं बता रहा हूं, इस तरह के पहले भी मामले कई आ चुके हैं। और ये मामला जो घटित हुआ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही अपराधियों के अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है, दहशत का माहौल बन जाता है अपराधियों के भीतर, और अपराधी थाने में स्वतः ही सरेंडर करने लगते हैं, खुद ब खुद सरेंडर करने लगते हैं, गिरफ्तारी देने लगते हैं। मगर इस तरह की घटनाएं सुनने के बाद ये सारी बातें बड़ी बेमानी सी लगती हैं। आखिर कब तक चलेगा ये? अभी हमने कुछ महीनों पहले ही आजादी का 75वां स्वर्ण जयंती समारोह मनाया, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के। मगर क्या सही मायनों में आज तक हम आजाद हो पाए हैं? अपने ही शहर की, अपने ही मोहल्ले की, अपने ही प्रदेश, अपने ही देश की बेटियों को क्या सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? या आफताब और सूफियान जैसे दरिंदों पर क्या हम कोई लगाम लगा पाए हैं? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। पूरे देश में, सभी प्रदेशों में, आपके शहर में, आपके गली मोहल्लों में, आपके समाज में आफताब और सूफियान जैसे दरिंदे भरे पड़े हैं। लेकिन जब तक हम उनको पहचान पाए तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। कोई न कोई निधि या कोई न कोई श्रद्धा
तब तक उनका शिकार बन चुकी होती है। यहां सोचने वाली एक बड़ी बात है कि ये ऐसा बार बार क्यों होता है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों होती है, बार बार क्यों होती है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार। हमारे यहां इन घटनाओं को रोकने के लिए, उनमें कमी लाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई, मगर उनसे भी कुछ बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारा सिस्टम एक शोपीस सा बनकर रह गया है। कई देशों में इस तरह के अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर है और उस कड़ी सजा को खुलेआम दिया जाता है आम जनता के सामने। मगर अफसोस की बात कि हमारे यहां न्याय व्यवस्था के लचीलेपन के कारण अपराधी को सजा मिलने में इतनी देर हो चुकी होती है, इतनी देर हो चुकी होती है कि तब तक अपराधी बेखौफ घूमता रहता है। कई अपराधी तो पेरोल पर, जमानत पर छूट के बाहर भी चले जाते हैं और दूसरी वारदात करने का मंसूबा बनाने लगते हैं, उसके लिए प्लानिंग करने लगते हैं। क्या जरूरत नहीं है कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन करने में, ऐसे अपराधियों के भीतर एक खौफ पैदा करने के लिए ऐसी सजा का निर्धारण हो जो कि काफी हो, जिससे से सबक मिले। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मृत्यु दंड की, और अगर उससे भी बड़ी कोई सजा है तो उस सजा की भी वकालत मैं करता हूं कि ऐसी सजा ऐसे दुर्दांत अपराधियों को, सूफियान और आफ्ताब जैसे अपराधियों को मिले। मानवता को शर्मसार कर देने वाले ऐसे राक्षसों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कि इनके लिए एक नजीर बने और कोई भी इस तरह का अपराध करने से पहले वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार सोचें, ताकि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे शहर की बेटियां सुरक्षित रह सकें, एक स्वस्थ माहौल में कहीं भी विचरण कर सकें। जी हां, क्या लगता है आपको कि जब आप अपनी बहन बेटी को कहीं भेजते हैं, कहीं घर से बाहर निकलती हैं, तो क्या आपके मस्तिष्क में टेंशन नहीं होती? जानते सभी लोग हैं, मगर इसके लिए आवाज भी हमें ही उठानी पड़ेगी। ऐसी सजा इन दुर्दांत अपराधियों के लिए कानून तैयार करे, संविधान में, न्याय व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन करे, ऐसी सजा का निर्धारण करे और इतनी जल्दी करे कि अपराधियों में, इस तरह के दुर्दांत अपराधियों में, अपराध करना तो दूर, अपराध के बारे में सोचकर भी इनकी रूह कांप जाए, दहशत में आ जाए ये अपराधी। मेरे ख्याल से जब तक इस तरह के आमूल चूल परिवर्तन न्याय व्यवस्था में, हमारे संविधान में नहीं होंगे, तब तक कोई न कोई निधि, कोई न कोई श्रद्धा या कोई और लड़कियां, महिलाएं इन दुर्दांत अपराधियों का, इन कसाईयों का, इन जैसे दुर्दांत अपराधियों का शिकार होती रहेगी। इस मामले पर अपनी राय देने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और उस पर अपने कमेंट दे सकते हैं। thebigbounder.com नाम से फेसबुक पेज है और www.thebigbounder.com वेबसाइट पर अपनी राय आप दे सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। अपनी राय जरूर दें, क्योंकि
ये जनतंत्र है और जन की आवाज जब उठती है तो बड़े बड़े शासन और प्रशासन को उठना पड़ता है, आपकी आवाज सुननी पड़ती है। क्या समझते हैं आप कि इन दुर्दांत अपराधियों का क्या इलाज है, ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारा समाज एक स्वस्थ वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में विचरण कर सके। इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, कैसे लगाम लगाई जाए इस तरह के दुर्दांत अपराधियों पर। यह सिर्फ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना हमारा आपका कर्तव्य भी है। फिलहाल देखिए, ज्वाइंट कमिश्नर महोदय ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में घटी इस घटना के बारे में प्रेस वार्ता में अपनी क्या कहा। बने रहिए हमारे साथ लगातार। पवन त्रिपाठी, टीवीबी न्यूज, लखनऊ। दिनांक 15 नवंबर को शाम लगभग 7:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि बसंत कुंज योजना थाना दुबग्गा लखनऊ के अंतर्गत डूडा कॉलोनी में एक लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक सूफियान के द्वारा 4 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया गया है। इसी घटना के संबंध में मैं आपको संक्षिप्त विवरण देना चाह रहा हूँ। मृतका डूडा कॉलोनी में अपनी माता और भाई के साथ रहती थी और उसी के पड़ोस में एक ब्लॉक छोड़कर अगले ब्लॉक में सूफियान अपने माता पिता के साथ रहता है। दोनों ब्लॉक की दूरी आपस में लगभग 10 से 15 मीटर है। पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवार भी एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से सूफियान मृतका से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। ये बात दोनों परिवारों के संज्ञान में भली भांति थी। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। सूफियान द्वारा मृतका से मित्रता करने के संबंध में थाने पर किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक सूचना मृतका के परिजनों ने पहले कभी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपसी प्रकरण है और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। कल घटित घटना के कुछ दिन पूर्व सूफियान ने मृतका को एक फ़ोन दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन दिया था। जब मृतका की मां को यह बात पता चली तो वे अपनी बेटी, अपने भाई और अपने बेटे को लेकर आरोपी सूफियान के पड़ोस में प्रथम तल पर स्थित उनके आवास पर गई और उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, बहस हो गई। इस बीच मृतका और सूफियान मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे 4थी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार सूफियान भी ट्रॉमा सेंटर गया था, किंतु पीड़िता की मृत्यु की बात जानकर वहां से मौके से भाग गया। इस बिंदु की भी गहनता से जांच की जा रही है। तत्काल मौके पर समस्त अधिकारियों द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मृतका की मां, जो कि वादिनी है, उनके द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 231/2022, 302 IPC व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सूफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी थाना दुबग्गा लखनऊ पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था शादी के लिए? देखिए, जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सके। ट्रॉमा सेंटर में वो गया था, इसका अपने पास कोई सबूत है या सिर्फ मौखिक बयान? जैसा मैंने कहा कि जो
मृतिका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार जो उस समय मौके पर मौखिक बयान दिया था उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, परंतु इन सभी बिंदुओं का संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण कर जांच की जाएगी और विवेचना को निस्तारित किया जाएगा। कई सारे बिंदु ऐसे जिनके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी इस विवेचना करके उपरांत ही की जा सकेगी। क्या मामले में कोई और डिटेल है? दो लड़का और लड़की संपर्क में थे पहले से, उनके पिता को आरोप लगाया गया है कि वो भी वहां पर इन्वॉल्व थे। देखिए, जो तहरीर में मुझे मिली है उसके आधार पर मैंने, और जो घटनास्थल का निरीक्षण मैंने किया है उसके आधार पर मैंने अभी आपको ब्रीफ किया है, और जो बातें मैंने बताई हैं इसके अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकेगा। जो आरोप वादी पक्ष द्वारा लगाए गए उनके बारे में मैंने आपको बताया, और उन्हीं आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हीं आरोपों के आधार पर जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं और इसमें अंकित की गई हैं उन धाराओं को लगाया गया है। भविष्य में जल्दी हम कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी भी हो और विवेचना का शीघ्र निस्तारण भी हो। अन्य कोई भी बिंदु यदि हमें संज्ञानित होते हैं तो हम उससे आपको भी भली भांति अवगत कोई मुकदमे भी दर्ज पहले से, और क्या सिर्फ सूफियान को इसमें नामजद किया गया है या उसके परिजन भी है? अभी तो इसमें सिर्फ सूफियान ही को नामजद किया गया क्योंकि यही आरोप परिवार द्वारा लगाया गया था। अन्य यदि किसी भी व्यक्ति का पूरे घटनाक्रम में कोई विपरीत किस्म की भूमिका के बारे में जानकारी मिलेगी तो अवश्य उन लोगों को भी हमारे के विरुद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है वो मैंने आपको बताया।